नमस्कार, आप देख रहे हैं HDI भारत न्यूज और मैं हूं प्रदीप पाल। आज हम आपको एक कहानी बताएंगे और ये कहानी आपको भारतीय इतिहास के कुछ पन्नों से रूबरू कराएगी। ये कहानी है दिल्ली के रायसीना पहाड़ियों पर बसे राष्ट्रपति भवन की। ये महज एक इमारत नहीं, जीता जागता उदाहरण है उस स्वाधीनता की लड़ाई का जिसमें हमारे और आपके न जाने कितने अपनों ने खुद के बलिदान कर दिया। ये गवाह है आज़ादी की लड़ाई का, ये गवाह है देश की आज़ादी और गणतंत्र का। तो आइए बिना देरी किए कहानी पर आते हैं, जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत के वायसराय के लिए खास तौर पर बने इस महल को कैसे तैयार किया गया, कैसे ये आज़ादी के बाद राष्ट्रपति भवन के रूप में तब्दील हुआ। बात 1911 की है। अंग्रेजों ने कोलकाता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला किया। तब वो दिल्ली में एक ऐसी इमारत बनाना चाहते थे जो आने वाले कई सालों तक एक मिसाल बने। अंग्रेजों ने इसके लिए रायसीना की पहाड़ियों को चुना। यहाँ उन्होंने वायसराय के लिए एक शानदार इमारत बनाने का फैसला किया। इस इमारत का नक्शा तब के मशहूर आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने तैयार किया। लुटियंस ने हर्बर्ट बेकर को 14 जून 1912 को इस आलीशान इमारत का नक्शा बनाकर भेजा। जगह मिल गई, नक्शा तैयार हो गया और अब अंग्रेजों ने काम शुरू कर दिया। सबसे पहले 1911 से 1916 के बीच ब्रिटिश हुकूमत ने रायसीना और मालचा गांव के 300 लोगों की करीब 4000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया। वायसराय के लिए महल को 4 साल के अंदर तैयार करने की योजना थी, लेकिन जब शुरू हुआ तो इसे बनाने में 17 साल लग गए। 1912 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1929 में खत्म हुआ। राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट बताती है कि इस इमारत को बनाने में करीब 70 करोड़ ईंटों और 30 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। 29,000 से ज्यादा कारीगर इसके लिए लगाए गए। सभी ने मिलकर इसमें 340 कमरे तैयार किए। उस वक्त इसके निर्माण में 1 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए थे। राष्ट्रपति भवन में प्राचीन भारतीय शैली, मुगल शैली और पश्चिमी शैली की झलक देखने को मिलती है। राष्ट्रपति भवन का गुंबद इस तरह से बनाया गया कि दूर से ही नजर आ जाता है। 1929 में जब ये आलीशान इमारत बनकर तैयार हुई तब भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन अपनी पत्नी के साथ इसमें पहुंचे। वो इसे देखकर चौंक गए। कहा जाता है कि उन्होंने इतनी भव्य इमारत को पूरी तरह से देखने के लिए 1 हफ्ते भर का समय लिया। माउंटबेटन दूसरे नेताओं और अधिकारियों से यहीं पर मुलाकात करते थे। जब आज़ादी का आंदोलन तेज हुआ और अपने अंतिम चरण में पहुंचा तो इसी इमारत में आज़ादी की इबारत लिखी गई। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के साथ ही वायसराय हाउस भी नए युग में पहुंच गया। आज़ादी के बाद 2 साल तक ये इमारत गवर्नमेंट हाउस के नाम से जानी जाती रही। आज़ादी के बाद देश के पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को रहने के लिए यही महलनुमा इमारत मिली। वो इसकी भव्यता और शानो शौकत से परेशान हो गए। राजगोपालाचारी ने कुछ दिन बाद यहाँ से जाने का मन बना लिया, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से ये मुमकिन नहीं हो पाया। तब वो इसमें रहने की बजाय गेस्ट रूम में रहने लगे। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना और देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। 1950 में गवर्नमेंट हाउस को राष्ट्रपति भवन में बदल दिया गया। राजेंद्र प्रसाद यहाँ रहने आए, लेकिन वो भी राष्ट्रपति भवन की शानो शौकत को अपना नहीं बना पाए। उन्होंने भी राजगोपालाचारी की परंपरा को जारी रखते हुए गेस्ट रूम में रहने का फैसला लिया। गेस्ट रूम में रहने की परंपरा ये आज भी कायम है। राष्ट्रपति भवन में कई हाल हैं, उन्हीं में से एक हाल है दरबार हाल। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इसे तरह तरह के रंगीन पत्थरों से सजाया गया है। इस हाल में 2 टन का झूमर लगा है। इसके ठीक ऊपर राष्ट्रपति भवन का मुख्य गुंबद है। दरबार हाल की दीवारें ब्रिटिश हुकूमत से लेकर आजाद भारत के बदलाव की गवाही दे रही हैं। ये हाल राष्ट्रपति भवन की सबसे खास जगह है। इसी दरबार हाल में 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को शपथ दिलाई थी। इसी हाल में 26 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी। इसके बाद इसी हाल में इंदिरा गांधी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक ने अपने पद की शपथ ली थी। अब बात कर लेते हैं अशोका हाल की। दरबार हाल के बगल में एक दूसरा हाल है, इसे अशोका हाल नाम दिया गया।
ब्रिटिश हुकूमत के वक्त ये शाही नृत्य कक्ष हुआ करता था। इसकी दीवारें और छत की खूबसूरती देखते ही बनती है। हाल की एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से तराशा गया है। अब राष्ट्रपति इसी कक्ष में आधिकारिक बैठकें करते हैं। दरबार हॉल और अशोका हॉल के बाद अब आते हैं वेंकट हॉल पर। राष्ट्रपति भवन के वेंकट हॉल में कई फीट लंबी डाइनिंग टेबल लगी है, जिस पर एक साथ 104 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। खास बात यह है कि इस हॉल के बाईं ओर एक खास तरह की लाइट लगी है, जो यहाँ मौजूद बटलर को सिग्नल देता है कि खाना कब सर्व करना है, कब प्लेटें हटानी है और कब लगानी है। यही नहीं, जब एक साथ कई लोग यहाँ खाना खाते हैं तो कौन शाकाहारी है और कौन मांसाहारी, ये जानने के लिए हर शाकाहारी के सामने एक गुलाब रखा होता है। राष्ट्रपति भवन में खाना बनाने वालों को भी खास ट्रेनिंग होती है। राष्ट्रपति भवन में आने वाले मेहमानों की पसंद, नापसंद और एलर्जी के बारे में पहले ही नोट आ जाता है। कई बार तो किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के आने से 1 महीने पहले ही उनके डाइट की पूरी जानकारी मिल जाती है। मसलन उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, उसी हिसाब से यहाँ का स्टाफ पहले से ही तैयारी करता है। हाल के बाद अब बात करते हैं राष्ट्रपति भवन की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक मुगल गार्डन की। 15 एकड़ में फैले इस गार्डन में दुनिया भर के फूल आपको देखने को मिल जाएंगे। ये फरवरी से मार्च तक आम लोगों के लिए खुला रहता है। ये उद्यान 4 भागों में बटा हुआ है और चारों एक दूसरे से भिन्न एवं अनुपम हैं। यहाँ कई छोटे बड़े बगीचे हैं, जैसे पर्ल गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन और सकरूलर गार्डन। बटरफ्लाई गार्डन में फूलों के पौधों की बहुत सी पंक्तियां लगी हुई हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे ये वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।